75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तब उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। आज अपने मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए उनको शाल। मेरी मुश्किल ये है कि मैं खड़ा होता तो लोग हंसने लगते। मैंने हंसने लायक कुछ बोला नहीं तो भी मेरे बोलने पर हंसते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लोग मुझे गंभीरता से नहीं ले रहे। नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज सोमवार है और सोमवार को हम बहुजन संवाद पर चर्चा करते हैं सप्ताह की घटनाओं को लेकर। सप्ताह की बात में हमारे साथ जुड़ते हैं देश के जाने माने लेखक, पत्रकार, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता। हम सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहां पर भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। तरह तरह की बातें हो रही है, सरकार कुछ कह रही है, राजनीतिक कार्यकर्ता कुछ कह रहे हैं। इसके अलावा देश की तमाम घटनाओं पर डॉक्टर सलीम खान से हम जानना चाहेंगे कि पिछला सप्ताह किस तरह से देखते हैं आप, डॉक्टर सलीम खान। शुक्रिया मंत्री जी। असल में महाराष्ट्र का जो भाषा विवाद था वो अभी थोड़ा बहुत तो आप कह सकते हैं कि ठंडा हो गया है और उस पर बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है मीडिया में। लेकिन मोहन भागवत साहब ने एक किताब का अनावरण किया और वो पिंगले साहब जो एक बहुत बड़े संघ के विचारक थे, उनकी जो है वो आत्मकथा थी और उसमें उन्होंने उस पूरी आत्मकथा में से एक अजीब व गरीब बात निकाल ली। वो बात ये थी कि अगर पिंगले साहब ने लिखा है कहा था अपनी जिंदगी में कि अगर लोग जो है वो आपके ऊपर शाल डालने लगे कि आपको 75 साल हो गए हैं और फूल वगैरह देने लगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो कह रहे हैं कि साहब अब आप चले जाइए, अब आप दूसरे के लिए जगह खाली कीजिए। तो ये बात जो मोहन भागवत साहब ने एक सांकेतिक बात है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सितंबर की 16 तारीख को 75 साल के हो जाएंगे और उनका अपना बनाया हुआ एक नियम है जिसके तहत उन्होंने भाजपा के अपने सारे प्रतिस्पर्धियों को जो है वो मार्गदर्शक मंडल का मार्ग दिखा दिया था। वो तो 2014 में जीत गए थे, इसलिए उनको जो है वो मार्गदर्शक मंडल में भेजना पड़ा और 2019 में उनका टिकट ही काट दिया गया और ये कहा गया, सुमित्रा महाजन वगैरह का भी टिकट काटा गया। तो ये कहा गया कि साहब ये पार्टी का फैसला है कि 75 साल से ज्यादा के किसी व्यक्ति को जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ाया जाएगा। ये खुद उस वक्त अध्यक्ष थे अमित शाह, उन्होंने ये बात कही कि ये पार्टी का फैसला है। बहरहाल 2019 में तो इनको ये ख्याल नहीं था कि बहुत जल्दी 2025 भी आ जाएगा और यही नियम जो है वो प्रधानमंत्री पर भी लागू हो जाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मोहन भागवत ने ये बात प्रधानमंत्री को याद दिलाई कि भाई देखो अभी आपके जाने का टाइम आ गया है। वैसे तो प्रधानमंत्री की बहुत सारी हरकतें ये बता रही हैं, जैसे नामीबिया में वो नामीबिया नहीं बोल सके और वहाँ साइप्रस में जाके उन्होंने जो है वो हिंदी में जो धन्यवाद कह दिया। तो ये सारी बातें बता रही है कि प्रधानमंत्री अब जो है वो शारीरिक तौर पे फिट नहीं है। वो टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर कुछ बोल नहीं पाते हैं और वो बहुत मामूली गलतियां अब करने लगे हैं। तो ये 75 साल वाली बात जो है वो एक भूचाल पैदा कर सकती है ऐसे में, जबकि संघ में और भाजपा के अंदर अध्यक्ष को लेकर के खींचातानी चल रही है। लेकिन इसमें कई ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट तो ये है कि खुद भाजपा ने भी जो है वो इस उसूल को तोड़ा है। येदियुरप्पा का केस है जिसमें कि उनको 75 साल के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप था इसके बावजूद, और उनको उन्होंने ये कहा भी कि देखो 75 साल मेरी उम्र हो गई है फिर भी मुझ पर हमारी पार्टी ने विश्वास प्रकट किया। इस तरह से
गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी कुछ लोगों को इलेक्शन लड़ाया गया और उनकी उम्र 50-75 साल से ज्यादा। तो भाजपा ने इस नियम को कभी कभार तोड़ा है और भाजपा वाले ये कह सकते हैं कि भाई हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, तो उनको ऊपर जो है वो ये 75 साल का कानून लगेगा ही नहीं, इसलिए कि वो मानव तो है ही नहीं, महामानव है, तो उनके ऊपर उम्र और का कोई असर नहीं होता। लेकिन वो लाख कहें, असर तो हो रहा है, असर तो दिख रहा है। इसमें एक और ट्विस्ट ये है कि खुद मोहन भागवत उनसे 6 दिन पहले यानी 11 तारीख को 75 साल के हो जाएंगे। तो अगर एक नियम है कि भाई उम्र के लिहाज से लोग शाल उड़ा दें तो उसको रिटायर हो जाना चाहिए, तो फिर ये कानून मोहन भागवत पे भी लगना चाहिए। अब अगर मोहन भागवत जो है खुद तो सर संचालक बने रहते हैं और दूसरों से कहते हैं कि तुम जो है वो रिटायर हो जाओ, तो ये कथनी और कथनी करनी का फर्क है और इसकी वजह से उनकी बात का वजन जो है वो खत्म हो जाएगा। एक और भी सवाल है कि आखिर अगर मोदी जी चले गए तो क्या करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो है वो कोई पहाड़ पे चले जाएंगे, कोई आश्रम बनाएंगे, इसलिए कि उनका खुद दावा है कि 35 साल उन्होंने भिक्षा मांग के जिंदगी गुजारी है, तो आगे भी इसी तरह की भिक्षा मांग के जिंदगी गुजारेंगे। या ये है कि वो अध्यक्ष बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे और राष्ट्रपति भवन में बैठ के ऐश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है उनके उत्तराधिकारी उनको ऐसा मौका नहीं देंगे, इसलिए कि खुद उन्होंने आडवाणी को राष्ट्रपति नहीं बनाया इस ख्याल से कि वो राष्ट्रपति रहेंगे तो वो उनके काम में दखल अंदाजी करेंगे। तो जो चीज खुद मोदी जी ने अपने लिए पसंद नहीं की, वो चीज उनके बाद वाले जो है वो मोदी जी के लिए नहीं पसंद करेंगे। तो इस तरह से मोदी जी खुद अपने जाल में फंस गए हैं और उनके बाद वाले उनके साथ वही शुरू करेंगे जो कि उन्होंने आडवाणी और अपने शीर्ष नेताओं के साथ किया था। ये जो है वो एक आप कह सकते हैं कि कुदरत का कानून है, नियति का नियम है, जो कि लोगों को खुद जो है वो अपने जाल में फांस लेता है। आखिर में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, उससे भी मोदी जी को सबक लेना चाहिए। एक जमाने में स्मृति ईरानी जो है वो बीजेपी की बहुत ही फायर ब्रांड लीडर हुआ करती थी। उन्होंने राहुल गांधी को हराया, जायंट किलर माना जाता था उनको, और वो जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वो सोनिया गांधी की तरफ दौड़ी थी। लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो उन पर हमला कर देंगे, ऐसी खतरनाक तू मैं वाली बहू थी। लेकिन ये कि वो पिछला इलेक्शन हार गई, तो लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी अपने ऐसे लोगों को राज्यसभा में ले आती है, और उन्होंने केरला के एक उसको लाया भी था, हारे हुए कैंडिडेट को, उसको मंत्री भी बनाया। खुद हमारे यहाँ कल ही की बात है, निकम जो हार गए थे सांता क्रूज की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनको भी अभी राज्यसभा का जो है वो बना दिया है। तो उनको भी उम्मीद थी स्मृति ईरानी को कि साहब उनको मंत्री बनाया जाएगा और उनका उसी तरह का शान रहेगी, लेकिन पार्टी ने इस काबिल नहीं समझा। और अब ये हाल है कि उनको पार्टी के अंदर भी कोई पोस्ट नहीं दिया गया। उन्होंने घोषणा कर दी कि अब वो दोबारा टीवी सीरियल में काम करेगी, यानी वो अभिनेत्री थी, नेत्री बनी, अब नेत्री से दोबारा अभिनेत्री बनने जा रही है। तो अब ये होता है राजनीति में कि तो जो चीज स्मृति ईरानी के साथ हुई है वही मोदी जी के साथ भी होगी। वो भी भिक्षु थे और फिर प्रधानमंत्री बने, और थोड़े दिन के बाद उनको भिक्षु बनना पड़ेगा, और वो दोबारा जब भिक्षु बनेंगे तो वो कैसे रहेंगे और मीडिया उनको किस तरह से प्रोजेक्ट करेगा, उनके आसपास कैसे कैमरे घूमेंगे, ये सब देखने वाली बात है। लेकिन ये जो है वो भारतीय राजनीति का बहुत ही दिलचस्प है। धन्यवाद सलीम भाई। निश्चित रूप से स्मृति ईरानी फिर लौट गई है फिल्मी दुनिया की तरफ, और मोदी जी की संभावना इसलिए कम है कि वन मैन शो चल रहे हैं मोदी जी और अमित शाह जी। पूरी पार्टी उनके आसपास घूम रही है, तो वो शायद ही छोड़े यह कि झोला लेकर जाएं वो। धन्यवाद मंत्री जी।
अभी काफी चर्चाएं हो गई और ये आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ और यूपी में जिस तरीके से स्कूल बंदी हो रही है वो भी एक बड़ा गंभीर विषय है और बच्चों की और भावी पीढ़ी की जो शिक्षा व्यवस्था है इसको पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है बीजेपी शासित राज्यों के द्वारा। आप छत्तीसगढ़ में तो जैसा पहले भी मालूम है 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो रहे हैं। यूपी में यह हालत है, जो स्कूल गांव के अंदर थे जिन बच्चों के लिए, वो अब 10-10 किलोमीटर दूर होते जा रहे हैं स्कूल। इस तरीके की एक शर्मनाक स्थिति पैदा हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर में भी और छत्तीसगढ़ में भी, और ये मध्य प्रदेश में भी होगा, सब जगह ये होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा हमला है और इसके ऊपर जागरूकता के साथ बयान दिया जाना चाहिए और संघर्ष किया जाना चाहिए। ये बड़ा गंभीर मसला है। बिहार में वोटबंदी हो रही है, इसके ऊपर भी काफी चर्चा हो गई, लेकिन जो चुनाव आयोग तर्क दे रहा है कि यदि आपके पास 11 सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कह रहे हैं मैं किसी भी नागरिक का जो है वोटिंग अधिकार नहीं छीनूंगा। तो आप कैसे गारंटी करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो इस देश का नागरिक नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी इसके बारे में जब आरटीआई में पूछा गया था कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया जाए तो यही जवाब मिला था कि वो बाय बर्थ जो है वो देश के नागरिक हैं। तो जो बाय बर्थ देश के नागरिक हैं उसकी आप सर्टिफिकेट के आधार पर कैसे जांच करेंगे? यदि सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी वो इस देश का नागरिक है और चुनाव आयोग तर्क की जगह कुतर्क दे रहा है। ये एक बहुत शर्मनाक बात है। छत्तीसगढ़ में ये जो नक्सलियों के ऊपर जो सरकार की कार्रवाई हुई, अभी ये स्थिति है कि 23 और नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। सरकार का दावा है कि इनके ऊपर 1.25 करोड़ का जो था इनाम था। तो अब कुल मिला के स्थिति ये है कि नक्सली जो है बैकफुट पर है और उनमें संगठन तितिर बितिर हो रहा है और वो लोग अब जो है सरेंडर की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच एयर इंडिया का जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था गुजरात में, उसकी जो है वो एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और बड़े ही कहना चाहिए कि शातिराना तरीके से कहा गया कि उसका जो फ्यूल का नॉब था वो बंद हो गया और उसकी वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अब आप देखिए, हमारे खदानों में भी जब दुर्घटना होती है तो जो व्यक्ति मर जाता है उसी के ऊपर उसका दोष दे दिया जाता है दुर्घटना का और पूरे सिस्टम को बचा लिया जाता है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर जो कॉकपिट में बैठे हुए जो पायलट थे उन्हीं का दोष बता दिया गया और कंपनी का, बोइंग विमान कंपनी का, एयर इंडिया का, किसी का भी कोई दोष जो है वो नहीं हो रहा है और इस तरीके से सारे भविष्य में बरी हो जाएंगे इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद, जो एक बड़ा चिंताजनक है। और पुल हादसा के बारे में तो बात किया गया, जो इस तरीके से पता चल रहा है कि गुजरात मॉडल जो कहा जा रहा था, वास्तव में वो कितना खोखला मॉडल है और एक भ्रष्टाचार से भरा हुआ जो है वो मॉडल रहा है और अब वो उजागर होते जा रहा है। अभी हमारे पैनलिस्ट ने चर्चा की मोहन भागवत के बयान के ऊपर। आप ये देखिए, मोहन भागवत या आरएसएस प्रमुख की आज वो स्थिति नहीं है जो उस समय जब अडवाणी को हटाया गया था जिन्ना के मजार पर जाने के चलते, और उस समय उन्हें जो कह दिया गया था कि अब आप रिजाइन कर दीजिए अध्यक्ष पद से, वो स्थिति आज आरएसएस की नहीं है। तो इसीलिए, और जहां तक मोदी जी के बारे में ये बात कह दी गई है, बीजेपी वालों ने भी, शाह ने कह दी, नड्डा ने कह दी कि ये 75 साल वाला जो नियम है वो प्रधानमंत्री पे लागू नहीं होता। तो इस तरीके से ये जो इतना आसानी से हटने वाले नहीं है और 11 तारीख को यदि मोहन भागवत हट जाएंगे तो कौन मोदी जी को हटाएगा, ये भी एक प्रश्न है। तो और दूसरी तरफ क्या है कि आरएसएस की ये स्थिति नहीं है कि बीजेपी के पूरे सांसद उसके कंट्रोल में हो। यहाँ तक कि आरएसएस के अंदर में भी
मोदी जी ने अपना एक डिवीजन तैयार कर दिया है। उनका एक बहुत बड़ी लॉबी है जो मोदी के पक्ष में है आरएसएस की स्थिति में। तो ये परिस्थितियां हैं जिसमें जो है ये नियम कहाँ तक लागू हो पाएगा ये भविष्य में देखा जाएगा। महाराष्ट्र में जो है मराठी और हिंदी का जो विवाद चल रहा था, इस बीच में अमित शाह ने पुणे का दौरा किया और वहां पर जय गुजरात के नारे लगे। तो ये भी एक नया ट्रेंड है। पुणे में अमित शाह के सामने में जय गुजरात के नारे लगाए गए। ये एक जो है उल्लेखनीय घटना है और उसमें ध्यान देने की बात है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर जो है रूस यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया ने रूस के समर्थन में पूरी तरह से खुलकर आने की बात कही है और नॉर्थ कोरिया रूस में 30,000 सैनिक भेजने जा रहा है। तो ये एक नया डेवलपमेंट है। बहुत आशा बंधी थी कि इजराइल और हमास का युद्ध जो है उसमें सीज फायर हो जाएगा, लेकिन जो इजराइल का अड़ियल रवैया है, उस अड़ियल रवैये में क्योंकि वो कह रहा है कि शांति वार्ता और युद्ध विराम के बावजूद इजरायली सेना गाजा में रहेगी, ये एक ऐसी बात है जिसको कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है। तो इसीलिए युद्ध विराम का मामला भी अधर में लटका पड़ा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बारे में कहा जा रहा है बहुत दिन से नदारद हैं, उनके बारे में सूचना नहीं मिल रही है। ये भी एक प्रमुख घटना है। भविष्य बताएगा इसमें क्या सच्चाई है। और मंत्री जी ने टैरिफ के बारे में बात किया था। टैरिफ की बातचीत चल रही है और इसमें यदि अमेरिका की शर्तें भारतीय प्रतिनिधिमंडल मान लेता है तो भारत के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अनाज का उत्पादन है और भी जो बहुत सारे हमारे जो कहना चाहिए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के जो हमारे आधार हैं, वो सब के ऊपर बहुत भारी चोट होने जा रही है।